नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भैसेज कल्पना की पहली क्लास के बाद अगर हम आते हैं तो हमें एक छोटा सा टॉपिक मिलता है जिसको हम कहते हैं मान प्रकरण। आइए देखते हैं मान प्रकरण होता क्या है, इससे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और किस तरह आप अपने सही उत्तर को चुन सकते हैं। अगर हम मान प्रकरण की बात करें तो एक पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, ये जो बात निकलती है पौतोमान, ध्रुवमान और पायमान, ये बात जो है वैजयंती कोशकार के अनुसार है। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। ये तो जानते हैं पौतोमान कहते हैं वेट के लिए, ध्रुवमान कहते हैं लिक्विड के लिए और पायमान हम कहते हैं लेंथ के लिए। तो पौतोमान को अगर हम देखें तो तुला प्रमाण इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वजन हम किस में लेते हैं, तुला प्रमाण में। ध्रुवमान को क्या कहते हैं, कुड़व पात्र। ठीक है, और पायमान के लिए क्या माना गया, हस्त प्रमाण। तो आप देखे होंगे कई जगह अगर लिक्विड की बात होती है तो हम कुड़व में देखते हैं, तुला बात हो जाती है किसके लिए, पौतोमान के लिए, और हस्त प्रमाण हम किस में मानते हैं, लेंथ के लिए, पायमान के लिए। तो पौतोमान, ध्रुवमान और पायमान, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। वेट ऑफ सॉलिड हो गया, कैपेसिटी ऑफ लिक्विड हो गया एंड पैरामीटर ऑफ लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है जिसको हमने देखा है। आगे अगर देखते हैं इनके प्रश्न कैसे बनते हैं, एक पॉइंट, पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि चरक के अनुसार मागध मान, चरक ने जो भी मान दिए हैं, आपको याद होगा जब हम लोग कल्पस्थान का 12वां अध्याय पढ़े थे तो वहां हम बोले थे इसको छोड़ दीजिएगा, सामान्य सी बातों को देखने के बाद हम आपको यहाँ पर और अच्छे से बताएंगे ताकि आप आने वाले प्रश्नों को कर सकें। तो मागध मान ये चरक का दो दिया गया है और इसको हम क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, और सुश्रुत का जो श्रेष्ठ माना गया है वो कौन सा माना गया है, इसको कह सकते हैं कलिंग मान। तो चरक ने जो भी इस तरह के मान की बातें की हैं वो मागध मान कहलाता है, और सुश्रुत की क्या बात करते हैं, कलिंग मान के लिए कहते हैं। एग्जैक्टली श्रेष्ठ शब्द यहाँ यूज नहीं करेंगे, अभी हमको थोड़ा सा एडिटिंग करने में गड़बड़ हो गया, श्रेष्ठ शब्द यूज नहीं करेंगे। चरक जो है कलिंग मान को मानते हैं और सुश्रुत मागध मान को मानते हैं, और मागध मान को क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, देखिए मगध ये बिहार वगैरह पहले के प्राचीन समय में देखा जाए तो बिहार वगैरह से उत्पन्न हो, बिहार मगध जो है बिहार में है और कलिंग मान जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। तो यहाँ के दो मान बहुत फेमस थे, अलग अलग देख सकते हैं। तो मागध मान चरक, कलिंग मान सुश्रुत, ये दो पॉइंट थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे। अमर कोश में इसकी निरुक्ति देखें मान के, तो नियते अनेन इति मानम, इसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत आराम से मालूम चल जा रहा है। और दूसरा एक श्लोक सारंगधर के द्वारा दिया गया है। सारंगधर कहते हैं कि बिना मान के, न माने न बिना युक्ति, युक्ति शब्द को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, द्रव्याणाम जायते क्वचित, कहते हैं किसी भी युक्ति का हम प्रयोग करेंगे तभी कर सकते हैं जब हम उसके मान को समझते हैं। तो मान के महत्व के लिए सारंगधर का एक श्लोक है, रेफरेंस ध्यान रखिएगा, ये श्लोक आपको किसका मिलता है, सारंगधर का मिलता है। न माने न बिना युक्ति द्रव्याणाम जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्यार्थम मानम तंत्रम उच्चयित मया, कहते हैं इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, मान तंत्र में इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, मान की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि बिना मान के किसी भी युक्ति को हम सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, एक और सवाल यहां से बनता है, देखिए मान की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो चरक के अनुसार अगर हम कहें तो ये ध्वांसी होगा, सुश्रुत के अनुसार अगर हम करते हैं तो गौर सरसप, और सारंगधर के अनुसार हम देखते हैं परमाणु। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, मान की जो सबसे छोटी इकाई होती है चरक के अनुसार ध्वांसी, हाँ, सुश्रुत के अनुसार गौर सरसप, और सारंगधर के अनुसार अगर हम कहें तो परमाणु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए परमाणु का कॉन्सेप्ट जो है कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी से ही, इसके पहले भी किताबों में मिल जाएगा। अब एक लाइन थोड़ा देख लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, खिड़की से आने वाले सूर्य की किरणों में धूल के कण दिखाई देते हैं। अगर देखें अंधेरे कमरे में कहीं कोई खिड़की खुली हो छोटा सा, या कैसे रोशनदान से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें हमें चमकते हुए कण दिखाई देते हैं, है ना, धूल के कण। घर में धूल नहीं रहेगा तब भी वो कुछ ना कुछ कण उसमें दिखाई देंगे, और उसी को क्या कहा गया, ध्वांसी कहा गया है। समझिएगा इस बात को। तो खिड़की से आने वाले सूर्य की किरणों में धूल के कण दिखाई देते हैं, उसको हम ध्वांसी कहते हैं। उसका 30वां भाग, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, उसका 30वां भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और ध्वांसी को सारंगधर ने किस नाम से बताया है, बंसी के नाम से बताया है। ठीक है, जिसको चरक ध्वांसी कहते हैं, सारंगधर उसी को क्या कहते हैं, बंसी कहते हैं।
अब आप समझिए, जो हमें सबसे छोटा कण दिखाई दे रहा है सूर्य की किरणों के आने की वजह से, उस कण का भी हम अगर 30वां भाग कहते हैं तो वो परमाणु कहलाता है। तो इसीलिए देखिए यहां लिखा हुआ है चरक जिसको ध्वांसी कहते हैं, सारंगधर को बंसी बोले हुए हैं। अब देखिए 30 परमाणु इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बंसी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं अगर देखते हैं 3 राजिका, तो ये क्या कहलाएगा, सरसप कहलाएगा। अब इस चीज को थोड़ा समझिएगा, कल्प स्थान के 12वें अध्याय में बहुत डिटेल है, पूरे एक एक पैरामीटर को बताते हुए आगे बढ़े हैं सारंगधर चरक। फिर सुश्रुत में जाते हैं तो सुश्रुत में भी आपको मिलता है, सारंगधर भी बहुत डिटेल किए हुए हैं। उसके बाद आपको हारित मिलते हैं और कई आचार्यों ने बहुत डिटेल किया है, लेकिन इस सब को हम केवल 2 पेज के अंदर समाहित करने का प्रयास किए हैं, ताकि कम से कम हमारे आने वाले लगभग 100% प्रश्न को हम सही कर ले, जो है ठीक है। इस मतलब मान प्रकरण से कोई भी सवाल बने तो हम सही कर सकें, तो ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ सारंगधर का लिखा हुआ, कुछ चरक के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो आप इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। 30 परमाणु बराबर 1 बंसी, और साथ में 3 राजिका बराबर 1 सरसप। देखिए कहीं राजिका शब्द आता है तो हम लोग को लगता है सरसप, क्योंकि राजिका सरसप का पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन एक सरसप में कितनी राजिका होती है, 3 राजिका। 3 राजिका। सरसप थोड़ा बड़ा मालूम होगा, बड़ा वेट होगा, बड़ा होता है, और राजिका उससे छोटा। राई और सरसों है ना, राई और सरसों को ही यहाँ पर राजिका और सरसप कहा गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। आप भी नोट कर लीजिएगा कि एक सरसप में कितनी राजिका होती है, 3 राजिका। अब मौलिक बात अगर देखें, अगर हम चरक को लेके चलेंगे और चरक के केवल इस पेज पे जितनी बातें लिखी हुई हैं, अगर इस चीज को आप याद कर लिए तो हमारे हिसाब से फिर किसी भी प्रश्न के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। हाँ, सारंगधर की बात जो करेंगे उसके 1-2 सिद्धांत है, उनको देखने के बाद हमारा ये चीजें और भी आसान हो जाती हैं। देखिए मागधमान और चरक अनुसार, ठीक है, यहाँ रेफरेंस लिख सकते हैं, चरक कल्प स्थान का 12वां अध्याय। अब हमें इसको याद करना है। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, देखिए यहाँ आपको ध्वांसी मिला, यहाँ मरीच मिला, ठीक है। 6 ध्वांसी बराबर 1 मरीच, 6 मरीच बराबर 1 सरसप, 8 सरसप बराबर 1 तंडुल। जिसको चरक तंडुल कहते हैं उसी को सारंगधर यव बोले हुए हैं। ऐड कर लीजिएगा, जो कुछ हम बहुत ज्यादा ऐड करते नहीं हैं, कुछ पॉइंट अगर मिलेगा तो जरूर उसको ऐड कर लीजिएगा। 1 सरसप में क्या होता है, 8 सरसप में 1 तंडुल। अब 2 तंडुल बराबर क्या होता है, 1 धान्य मास, 2 धान्य मास बराबर 1 यव। अब इधर देख रहे हैं पूरा 1 1 1 ही आ रहा है। 4 यव बराबर क्या होगा, 1 अंडिका, और यहाँ पर 4 अंडिका बराबर क्या कहते हैं, 1 मासक या मास। कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सेम चीज है, मासक और मास। और 3 मासक बराबर क्या हो जाता है, 1 सांड। यहीं तक हमको पहुंचना था, ठीक है। अब यहां से इस चीज को देखिए, हमने कहां से शुरू किया, ध्वांसी से। हमको पता है कि चरक के अनुसार बताई गई सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वांसी होती है, ठीक है। ध्वांसी वही है जो कमरे के अंदर सूर्य की किरणों में छोटे कणे दिखाई देते हैं, उनको ध्वांसी कहते हैं। जिसको सारंगधर कहें कि अगर इसका हम 30 भाग कर दें, 30वां भाग कर दें, 1/30 कर दें, तो हमको वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। चरक को याद करने का बेस्ट तरीका यहाँ पर हमें जो लगा, देखिए ध्वांसी के साथ मरीच, यहाँ जो लिखा है यहाँ लिखा है, सरसप है सरसप है, तंडुल है तंडुल है, धान्य मास, यव यव, अंडिका अंडिका, मासक मासक। तो इसका पहला अक्षर अगर हम ले लें तो एक बहुत प्यारा सा शब्द बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए, धम, धम, फिर क्या लिखेंगे, सत, फिर क्या लिखेंगे, धाय, और फिर क्या लिखेंगे, अम्मा। ये चारों देखिए सार्थक शब्द हैं, है ना। पहला क्या हुआ, धम, लोग नहीं कहते वो धम से गिर गया, ठीक है। धम, सत मतलब होता है क्या, सैकड़ों, सैकड़ा के लिए सत प्रयोग करते हैं। धाय, पन्ना धाय सुने होंगे ना, धाय, जिसको समझ गए होंगे, पन्ना धाय बोलने से धाय। और ये क्या हुआ, अम्मा। धाय और अम्मा है। धाय स्टेप मदर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो छोटे बालकों की सेवा करती हैं उनको धाय कहते हैं, ठीक है। तो धम, सत, धाय, अम्मा, धम, सत, धाय, अम्मा, ठीक है। अब उसके बाद ये अंक हम याद कर लेंगे। अगर अंक को यहां हम देखें तो हमको क्या क्या मिल जाएगा, 6, फिर 6, 8, 2,
2 4 4, ये भी इसमें सीक्वेंस है, 6 6 फिर 8 फिर 2 2 फिर क्या मिलेगा 4 4 और 4 के बाद हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। फिर समझिएगा 6 6 8, या एक साथ बोल दिए 6 6 8 2 2 4 4 3, जितना तेज बोलते हैं उतनी जल्दी याद होता है। क्या लिखा है 6 6 8 2 2 4 4 3, 6 6 8 2 2 4 4 3। अगर ये लाइन हमको याद रहे और सत्य धम सत्य धाय अम्मा, अगर ये बात रहे तो हमारे एग्जाम में कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे कि जैसे 6 ध्वांसी में 1 मरीच हुआ तो 6 मरीच बराबर 1 सरसप। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सरसप में कितना ध्वांसी होगा तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो है ठीक है, सामान्य सी बात। अगर कोई पूछे 1 धान्य मास में कितना सरसप होगा तो हम 2 में क्या तंडुल निकाल लेंगे, 2 तंडुल, और चूंकि 1 तंडुल में 8 सरसप होता तो इसका दोनों गुणा करके इसका हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कोई पूछा है 1 तंडुल में कितना ध्वांसी होगा तो 8, फिर इसमें 6 गुणा, फिर 6 गुणा करेंगे, जो आएगा उसका उत्तर निकल जाएगा। एग्जाम में प्राय देखिए एग्जामिनर का मकसद लंबा लंबा गुणा भाग जानने का नहीं होता है, उसको इतना जानता है कि इनके रिलेशन को जानते हैं कि नहीं आप। और जब भी सवाल पूछा जाएगा तो एकदम बगल वाले से ही अमूमन पूछ दिया जाता है ताकि गुणा भाग करने में ज्यादा समय न लगाएं। तो 6 6 8 2 2 4 4 3, धम सत्य धाय अम्मा, धम सत्य धाय अम्मा। तो इस आधार पे करके आप पूरे कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जो है ठीक है। तंडुल जो कहा गया सारंगधर उसको यव कह दिए हैं, बाकी चीजें बहुत आसान है, इसको थोड़ा पढ़िएगा। ध्वांसी मरीच सरसप तंडुल धान मास यव अंडिका और मासक। हाँ, धम सत्य धाय अम्मा, हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आप भी हमको सुन लें और इससे याद रहे। इसमें कुछ चीजें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके हम पर्यायवाची को देखते हैं हम। जैसे अब देखिए अगर मान लीजिए पूछ दिया 1 अंडिका में कितना रत्ती, रत्ती चूंकि अलग पैरामीटर ही है, इस पैरामीटर में कहीं नहीं आता है तो यहाँ हम लिख दिए ये 2 रत्ती बोलते हैं। 1 अंडिका में क्या होता है 2 रत्ती होता है। जो मासक होता है या मास होता है उसके पर्याय लिखे गए हैं हेम और धान्यक। हेम और धान्यक ये मासक का पर्याय है, तो पर्याय ब्रैकेट में लिखा गया है। तो यहां से कुछ पर्याय हम लिखें, बाकी आगे पर्याय देखेंगे। हेम और धान्य को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो जरूरी होते हैं वो यहाँ लिख दिया गया है। और एक साण, साण के ये 3 पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मालूम होना चाहिए। एक को कहते हैं निष्क, दूसरे को कहते हैं कला और तीसरे को कहते हैं धरण। तो देख लीजिए साण के 3 पर्याय हैं, निष्क, कला और धरण। निष्क, कला और धरण। देखिए कुछ चीजें डायरेक्ट याद कर लेते हैं, अच्छा रहता है, जहां जरूरत पड़ता है वही कोड बनाया जाता है। अब ये 2 3 ठो याद करना है, इसमें क्या कोड बनाएंगे? वैसे तो आप हर पेज पे 10 कोड बना लेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। निष्क, कला और धरण, निष्क, कला और धरण, इसको हम क्या कहते हैं? साण कहते हैं। ये पूछा जाता है धरण किसका पर्याय है, कला किसको कहते हैं, निष्क क्या हुआ, तो एक साण को बोलेंगे। हेम और धान्य को हम क्या कहते हैं? मासक कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरी कहानी ध्वांसी से लेके साण तक पहुंचने का था। धम सत्य धाय अम्मा सा, ये हो गया। उसके बाद अम्मा सा, अम्मा सा, हाँ यहाँ सा देखिए हम लिख देते हैं, बार बार बोल तो रहे थे, अम्मा सा। धाय कैसी है? अम्मा सी है, ठीक है। धम सत्य धाय अम्मा सा, अम्मा सा ही होती है धाय। अब यहां हम साण तक पहुंच गए, कहां से? ध से, ध्वांसी से लेके साण तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, रास्ता क्या था? 6 6 8 2 2 4 4 3, इतना कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए एक साण में कितना यव होता है, तो एक साण में यव तक पहुंचना, एक 3 चौके 12 और 12 चौके 12 चौक 48 हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस धम सत्य धाय अम्मा सा और 6 6 8 2 2 4 3 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम पूरी लंबी लाइन इसलिए नहीं बनाए हैं कि यहां सब कुछ हमको कॉमन मिल जा रहा है, और हमारा सारा खेल जो है अगर चरक से होता है सवाल तो यहीं से अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि साण बहुत छोटी यूनिट है अभी जो है। अब देखिए साण के बाद क्या लिखा है? कोल, फिर कर्ष। अब देखिए यहां आपको परिचय मिल रहा होगा, कर्ष सुने होंगे, हाँ, कोल हो गया, कर्ष हो गया, शुक्ति हो गया, पल हो गया और प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, हाँ, धम सत धाय अम्मा सा के बाद, सा के बाद क्या याद करेंगे? कोल, कर्ष, शुक्ति, पल और प्रसिद्ध।
कोल, कर्ष, सुक्ति, पल और प्रसिद्ध। इसको तो याद करना नहीं, ये तो हम यहां तक पहुंच ही गए थे। अब इसको भी देखिए, एक तरीका अगर ध्यान से देखें तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसको सुक्ति को बीच में कर दीजिए, बीच में है भी, और इधर दो आपको मिल गया कोल और कर्ष, और इधर क्या मिल गया, पल और प्रसिद्ध। तो जब 5 चीजें याद करनी है तो बीच वाला याद कर लीजिए एक बार, उसके बाद दो दो याद कर लीजिए। कोल है, फिर कर्ष है, कोल है, कर्ष है, और फिर इधर आते हैं तो आपको पल और प्रसिद्ध मिल जाता है। ठीक है, कोल, कर्ष, सुक्ति बीच में रहने दीजिएगा, कोल, कर्ष, सुक्ति, पल, प्रसिद्ध। तो इसको भी जैसे कोक, सु, प, प्री याद किए हैं, कोक, सु, प, प्री, तो उससे अच्छा तरीका यह है, आप सुक्ति को याद कर लीजिए। सुक्ति के पहले क्या मिला है, कोल और कर्ष, कोल और कर्ष, और इधर क्या मिलेगा, पल और प्रसिद्ध मिल जाएगा। तो कोल, कर्ष, सुक्ति, पल, प्रसिद्ध, ये सब क्या होंगे, दोगुने हैं। दोगुने का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 साढ़ बराबर क्या होगा, 1 कोल हो जाएगा, 2 कोल बराबर 1 कर्ष, 2 कर्ष बराबर 1 सुक्ति, 2 सुक्ति बराबर 1 पल, और 2 पल बराबर 1 प्रसिद्ध। प्रस्थ नहीं है, ध्यान रखें, प्रस्थ नहीं है, प्रसिद्ध है। हाँ, आपको याद होगा जब हम लोग निरूप बस्ती की मात्रा दे रहे थे तो वहां देखिए एक पल में भी लिखा था, एक प्रसिद्ध में भी लिखा हुआ था, है ना। तो हम लोग पल वाले को याद किए क्योंकि सीधे सीधे फिगर मिल जाता था हम लोग को याद करने के लिए। तो वहां आप देखे होंगे कि जहां मान लीजिए कह सकते हैं इसका आधा था, मतलब पल वाला क्या था, आधा था। पल वाला हमको इजी था याद करना क्योंकि ये पूरा कह सकते हैं कंप्लीट अक्षर मिल रहा था, हमको फिर आधा याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, सीधे सीधे अंक ही याद कर ले रहे थे। तो अब देखिएगा 2 कोल बराबर 1 कर्ष, 2 कर्ष बराबर 1 सुक्ति, 2 सुक्ति बराबर 1 पल, 2 पल बराबर 1 प्रसिद्ध। तो को, क, सु, प, प्री, एक तरीका ये है, कोक होता है ना, कोक पीते हैं लोग, को, क, सु, प, प्री, ठीक है, या कोल, कर्ष, सुक्ति, पल, प्रसिद्ध, ऐसे 3-4 बार बोल देंगे, आपको सीधे लाइन याद हो जाएगा, कोल, कर्ष, सुक्ति, पल, प्रसिद्ध। अब अगर आपसे पूछा जाए, आपसे जो अक्सर सवाल देखिए हमारा यहीं से बन जाता है, ऊपर वाला तो एक बार याद करके छोड़ देंगे, मतलब ध्यान रखेंगे, लेकिन अक्सर सवाल हमारा यहीं से बनाते हैं एग्जामिनर, सीधे पूछ देंगे अच्छा 1 पल में कितना कोल होगा, है ना। अच्छा, एक बात तो आप बहुत कॉमनली जानते हैं, हम पढ़ाते समय बताते भी हैं कि शुरुआती दौर में कम से कम इतना तो याद कर लीजिए कि 1 पल में 4 कर्ष होता है। अब यहाँ सेटिस्फाई होइए कि क्या 1 पल में 4 कर्ष होगा, क्योंकि 2 कर्ष बराबर 1 सुक्ति हो जाएगा और 2 सुक्ति बराबर 1 पल हो जाएगा। तो 1 पल से अगर कर्ष की तरफ जाएंगे तो 2 दूनी 4 कर देंगे और 4 हमको कर्ष मिल जाता है। तो ये सिद्धांत का ये पैरामीटर हम लोग शुरू से ही जान जाते हैं, मान न पढ़े तब भी कम से कम इतना ध्यान रखते हैं कि 1 पल में 4 कर्ष होता है, और कई जगह हम लोग चेंज भी करते हैं इसको। तो देख सकते हैं कोल, कर्ष, सुक्ति, पल, प्रसिद्ध में दोगुना का रिश्ता है, इसीलिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर दिया गया है। अब आप खुद अपने से, अगर हम आपसे पूछे कि 1 प्रसिद्ध में कितना कर्ष होगा, 1 प्रसिद्ध में कितना कर्ष होगा, तो आप खुद निकाल लीजिए। यहाँ प्रसिद्ध दिया है, यहाँ 2, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्रसिद्ध हो जाए, 8 कर्ष हो जाएगा 1 प्रसिद्ध में। अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लीजिए दोनों अननोन पूछ दे 1 सुक्ति में कितना कोल है, तो 1 सुक्ति में कितना कोल हो जाएगा, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ से फिर 2 आया तो 4 हो गया। 1 सुक्ति में साढ़ कितना होगा, आप 3 जे पीछे जाएंगे तो हम कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 कर देंगे जो है, ठीक है। 3 तो पीछे आएंगे, 3 से खाली गोला नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरह करके इसको हम बढ़ाते हैं। अब आप बताइए 1 पल में कितना कोल होगा, कैलकुलेट करके बताइए अपने मन में, 1 पल में कितना कोल होगा। 1 पल में कोल अगर हमसे पूछा जाए तो देख सकते हैं 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 कोल हो जाएगा। तो ये अक्सर सवाल हमसे यही पूछ देता है, क्योंकि एग्जामिनर का मकसद फिर बता रहे हैं, ये नहीं होता कि आप लंबा चौड़ा गुणा जानते हैं, भाग जानते हैं कि नहीं, उसका मकसद केवल इतना होता है क्या इन रिश्तों को आप पहचान रहे हैं कि नहीं, जो यहाँ पर इस मान के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर देंगे, आपका काम यहाँ पर आराम से हो जाता है। तो अल्टीमेटली चरक इतना ही बोले हैं। अच्छा, ये समझ में आ रहा होगा, प्रसिद्ध ज्यादा बड़ा होता है ना, प्रसिद्ध बड़ा होता है, वो प्रसिद्ध से छोटा पल होगा, उससे छोटा सुक्ति होगा, सुक्ति छोटा कर्ष होगा, कर्ष कोल होगा। हो सकता है आपको कभी क्रम पूछ दिया जाए, है ना, कि निम्न मान को बढ़ते हुए क्रम में बताइए या घटते हुए क्रम में बताइए, या कौन सा क्रम सही है, तो आप यहीं से बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब तक हम लोग पढ़े क्या है, धम, सत, धाय, अम्मासा, है ना, फिर क्या पढ़े 8 8 सॉरी 2 2
छः 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 8 2 2 4 4 3 यहां तक आए। फिर 3 के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिए 5 बार, और हम लोग क्या किए, प्रसिद्ध तक पहुंच गए। तो हमारी जो पूरी सफर थी, पूरा कहानी था, वो ध्वांसी से शुरू हुआ था और प्रसिद्ध पर आकर हम लोग मौन हो गए। ठीक है, और यहीं तक हमको लगभग सवाल मिल भी जाता है, सारे सवाल यहीं से आ जाते हैं।